हेलो फ्रेंड्स, द ब्रिटिश डिक्शन के इस चैनल पर स्ट्रक्चरल टेंस की श्रृंखला में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। स्ट्रक्चरल टेंस का यह आखिरी वीडियो है और एक सूचना और दे दूं कि यूट्यूब पर भी किन्हीं कारणों से इसका वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। इसलिए मेरा निवेदन है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स या लिसनर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो वहाँ ना खोजें यूट्यूब पर, बल्कि यहाँ उसको देखें और यहाँ जो हमको सुनेंगे और देखेंगे चीज़ों को, यहाँ जो स्ट्रक्चर्स को बदलते निर्मित होते, तो इसके साथ एक सपोर्ट में मैं एक रिटन मटेरियल जो यूट्यूब पर दिया गया है, जो अभी तक नहीं दिया गया है, तो केवल इसी को सपोर्ट करने के लिए कि आपको किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो, उसका सारा रिटन डॉक्यूमेंट हम अपलोड करने जा रहे हैं, जो हमने बहुत धीमे धीमे यूट्यूब पर कहा है। क्योंकि उसकी भी डिमांड हुई है, तो उस डिमांड को मद्देनजर रखते हुए हम उसका रिटन, माने जो एग्जाम्पल्स का जो रिटन है और स्ट्रक्चर का, वो भी मैं आप सबों के सपोर्ट के लिए, सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए मैं देने जा रहा हूँ। वो भी होगा और उसके साथ इसको जोड़ लेंगे। तो फिर जो बिगिनर्स हैं वो पहले यूट्यूब पर जाकर टेंस के सारे वीडियोस को देखें। उसको देखने के बाद जो स्लोली वो चीज़ें कही गई हैं आपको आसानी से समझ पाएंगे। उसके बाद टेंस का जो हमारे चैनल पर जो वीडियो है वहाँ आपको देखें। दोनों मिलाकर जब आप देखेंगे तो क्लैरिटी न हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए इसको आप देखें और फिर हम इस वीडियो को और वीडियोस की तरह 6 हेड्स में जो मैं चर्चा करता रहा हूँ, उसी तरह से इस वीडियो को भी मैं 6 हेड में आपके बीच चर्चा में लाने जा रहा हूँ। एक एक करके बारी बारी से हम लोग उसको देखें। अब यहां देखिए, ये टेंस है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। राइट वर्ब है। मैंने कहा था शुरू में कि राइट वर्ब से ही हम सारा एग्जाम्पल्स रिटन और ये सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। एक ही वर्ब से पूरा टेंस मैंने पढ़ाया है, क्योंकि डिविएशन नहीं हो फैक्ट्स का, तो आपका ध्यान केवल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पर हो। इसके लिए हमने एक प्रयोग के तहत केवल एक वर्ब का इस्तेमाल किया है। यहां भी उसी राइट का इस्तेमाल होगा हर जगह। इसको आप देखते चलिए। इंट्रोडक्शन में हम एक एक टेंस की बात करते रहे हैं, बहुत संक्षिप्त, क्योंकि आवश्यक है हर टेंस की एक क्लैरिटी कि आखिर ऐसा कौन सा कंटेक्स्ट होगा, ऐसी कौन सी स्थिति होगी जहां हम इस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो मित्रों, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो कार्य भविष्य में यानी फ्यूचर में किसी खास समय तक, निश्चित समय तक जारी रहेंगे। मतलब यह टेंस उन कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाएगा जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगे। इन चीजों को आप समझते हुए बारी बारी से एक एक हेड को हम लोग समझते चलें। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद आप जानिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसमें सबसे बड़ा कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। फिर जो शैल हैव बीन है, वो शैल हैव बीन फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल में हम इस्तेमाल में लाएंगे, और विल हैव बीन जो है वो बाकी जगहों पर इस्तेमाल में आएगा। ये इंफॉर्मेशन आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब में। इसके बाद मेन वर्ब की बारी आती है, तो यहाँ V4, किसी भी वर्ब का V4 हम इस्तेमाल में लाएंगे। यहाँ चूंकि राइट से चर्चा हो रही है, इसलिए राइट का V4 राइटिंग होता है। ये मैंने आपकी सुविधा के लिए दे दिया है। फिर उसके बाद चौथा हेड जो आता है, चौथी बात जो आती है जिस पे चर्चा हम कर रहे हैं, वो है आइडेंटिफिकेशन थ्रू हिंदी। हिंदी से हम कैसे वाक्यों को पहचानेंगे।
अब यहां देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर वाक्य के अंत में ता रहा होगा, ते रहे होंगे, ता रहा होगा और ती रही होगी आपको मिल जाए, दिख जाए, तो उसको आप मान लीजिए कि यह सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। अब जैसे देखिए, मैं पढ़ता रहा हूंगा, वे लोग पढ़ते रहे होंगे, या हम लोग पढ़ते रहे होंगे, तुम पढ़ते रहे होगे, तो रहे होगे भी एक हो सकता है, ते रहे होगे, होगे। मैं पढ़ता रहा हूंगा, हम लोग पढ़ते रहे होंगे, तुम पढ़ते रहे होगे, तुम लोग पढ़ते रहे होगे, वह पढ़ता रहा होगा, वह पढ़ती रही होगी। तो ये सब चीजें अगर आपको मिल जाएं, दिख जाएं, तो आप मानिए कि यह सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। और इसके बाद अब बारी आती है कि हम अंग्रेजी से थ्रू इंग्लिश कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे अपने सेंटेंसेस को। तो उसके लिए हमने यहां दिया है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V4। अब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 मतलब सब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब ये शैल हैव बीन और विल हैव बीन होगा, और अगर सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर या प्लूरल होगा तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे शैल हैव बीन, और अगर उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट होगा हमारा तो हम वहां विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ये हो गया। तो इतनी बात जब हो गई तो उसके बाद ये जो मैंने चर्चा किया है आपको इंट्रोडक्शन का, कि यह टेंस ऐसे कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाएगा जो बताएगा हमें कि कोई कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगे। तो इस कंटेक्स्ट को क्लियर करने के लिए एक दो सेंटेंस भी मैं आपके हवाले कर रहा हूं, उसको भी आप देख लीजिए। जैसे मैं कह रहा हूं कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ she will have been teaching English for 6 months. By the end of this month, she will have been teaching English for 6 months. अब इसको थोड़ा सा इस सेंटेंस की बारीकी में चलिए। कहा यह जा रहा है कि by the end of this month, इस महीने के आखिर तक हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूं उस दिन 4 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख हो, लास्ट डे ही हो, ऐसा नहीं हो सकता। हम इधर भी कह सकते हैं इस महीने में कभी भी किसी दिन कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। हाँ, दिस मंथ जब कह रहे हैं तो इसका ये तो तय हो गया कि इसी महीने के किसी दिन, एंड के पहले, तो इस महीने के समाप्त होने तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ शी विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ्स, वह 6 महीने से अंग्रेजी पढ़ाती रही होगी। इसका मतलब है ये 6ठा महीना उसका है। इसके पहले वो उसका काम शुरू हुआ था 5 महीना पहले, और ये 6ठे महीना मतलब बाय द एंड ऑफ दिस मंथ शी विल बी टीचिंग फॉर 6 मंथ्स। माने इस महीना के पूरा होते होते मैं सूचित कर रहा हूं कि वो 6 महीना पूरा कर लेगी। इस महीने के समाप्त होते होते ये सूचना मैं आपको दे रहा हूं। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर he will have been working in this factory for 3 years. By the end of this year, मतलब ये एंड अभी नहीं आया है तो, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो 3 वर्षों से इस फैक्ट्री में काम करता रहा होगा। ये सूचना मैं दुनिया को दे रहा हूं, ये मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूं। तो हो गई ना बात, जो हमने आपको कहा था, जो इंट्रोडक्शन में जो तथ्य हमने आपके सामने रखा था कि यह टेंस ऐसे कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाएगा जिसमें हम ये पाएंगे कि कोई भी काम एक भविष्य में किसी निश्चित समय तक जारी रहेगा। इसी कंटेक्स्ट को यह टेंस कैरी करता है। इन शब्दों के साथ फिर हम आपका ध्यान यहां खींचेंगे, वो है हमारा स्ट्रक्चर, यानी ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस
यानी सेंटेंस पैटर्न, और उसमें हम चर्चा कर रहे हैं पहले अफर्मेटिव का। उसको देखिए, इससे तय हो गया सब कुछ। सब्जेक्ट हमारा आई है, हेल्पिंग वर्ब आई और वी के साथ शैल हैव बीन लगेगा, तय हो गया है, V4 लगेगा। अब उसको देखिए, फिर दूसरा के लिए विल हैव बीन लगेगा, मतलब सेकंड थर्ड पर्सन के लिए, वो भी हमने यहाँ तय कर दिया है, आपको समझा चुके हैं। अब यहाँ देखिए, अब उसी को हम वर्ड्स में कैसे चेंज कर रहे हैं, इसी फॉर्मूला को। उसको देखिए, आई शैल हैव बीन राइटिंग, वी शैल हैव बीन राइटिंग, यू विल हैव बीन राइटिंग, यू विल हैव बीन राइटिंग, ही विल हैव बीन राइटिंग, शी विल हैव बीन राइटिंग, मोहन विल हैव बीन राइटिंग एंड दे विल हैव बीन राइटिंग। ये हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हुआ। इसकी हिंदी क्या होती है, सो देखिए, मैं लिखता रहा हूँगा, हम लोग लिखते रहे होंगे, तुम लिखते रहे होगे, तुम लोग लिखते रहे होगे, वह लिखता रहा होगा, वह लिखती रही होगी, मोहन लिखता रहा होगा, वे लोग लिखते रहे होंगे। ये हमारा हिंदी का इंग्लिश में हो गया स्ट्रक्चर, और उसकी हिंदी भी आपके सामने रख दी गई। अब इसके बाद हम चलेंगे इसके नेगेटिव में। नेगेटिव में हम दो तरह से इसको व्यक्त करते हैं। एक तो कि आई शैल नॉट। अब देखिए, तीन हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हमने बताया था आपको कि चाहे हेल्पिंग वर्ब एक हो तो नॉट उसी में लगा दें। वर्ब अगर कंपाउंड दो का हो गया तब भी पहले वाले वर्ब में नॉट लगाएं। अब यहाँ अगर यहाँ तीन हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने है, एक कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ भी हम कहाँ लगाएंगे नोट? शैल में लगाएंगे, शैल के साथ। तो आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग, वी शैल नॉट हैव बीन राइटिंग, यू विल नॉट हैव बीन राइटिंग, यू विल नॉट हैव बीन राइटिंग, ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग, शी विल नॉट हैव बीन राइटिंग, मोहन विल नॉट हैव बीन राइटिंग एंड दे विल नॉट हैव बीन राइटिंग। अगर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप। I shan't have been writing, we shan't have been writing, you won't have been writing, you won't have been writing, he won't have been writing, she won't have been writing, Mohan won't have been writing, they won't have been writing. मैं नहीं लिखता रहा हूँगा, हम लोग नहीं लिखते रहे होंगे, तुम नहीं लिखते रहे होगे, वह नहीं लिखता रहा होगा, वह नहीं लिखती रही होगी, मोहन नहीं लिखता रहा होगा, वे लोग नहीं लिखते रहे होंगे। नेगेटिव स्ट्रक्चर भी हिंदी इंग्लिश में समाप्त किया गया। अब फिर हम चलें इसके इंट्रोगेटिव पैटर्न पर, उसको देखें। वो है कि इसको अगर इंट्रोगेटिव करना है तो तीनों को या दो को नहीं, केवल पहला हम ले जाएंगे बाहर। तो क्या होगा? शैल आई हैव बीन राइटिंग, शैल वी हैव बीन राइटिंग, विल यू हैव बीन राइटिंग, विल यू हैव बीन राइटिंग, विल ही हैव बीन राइटिंग, विल शी हैव बीन राइटिंग, विल मोहन हैव बीन राइटिंग एंड विल दे हैव बीन राइटिंग। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस पैटर्न हो गया। ये हो गया क्या मैं लिखता रहा हूँगा, क्या हम लोग लिखते रहे होंगे, क्या तुम लिखते रहे होगे, क्या वह लिखता रहा होगा, क्या वे लोग लिखते रहे हुए, हिंदी हो गई है। अब इसके बाद हमारी बारी आती है फोर्थ स्ट्रक्चर की, वो है नेगेटिव इंटरोगेटिव। इस नेगेटिव इंटरोगेटिव पर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि यही प्रॉब्लम पैदा करता है, खास करके तब जब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के अलावा इसको अलग करके भी लिखा या बोला जा सकता है, तो ग्रामर कहता है कि हाँ, लिखा जा सकता है और बोला भी जा सकता है, लेकिन उसमें जो ग्रामर एक ट्विस्ट लेता है, एक बदलाव, एक चेंज करता है अपने स्ट्रक्चर में, उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे देखिए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या हो रहा है। अब यहां मैं शैल में नॉट लगाकर बात कर रहा हूं, सीधे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। देखिए, शांट हैव बीन राइटिंग, शांट आई हैव बीन राइटिंग, इसको बाहर ले आए। शांट वी हैव बीन राइटिंग, ओंट यू हैव बीन राइटिंग, ओंट यू हैव बीन राइटिंग, ओंट ही हैव बीन राइटिंग, ओंट शी हैव बीन राइटिंग, ओंट मोहन हैव बीन राइटिंग, ओंट दे हैव बीन राइटिंग। ये तो हो गया। अब स्टूडेंट्स की बात होती है कि शांट आई हैव बीन राइटिंग जो कहा गया, क्या इस शांट को अलग नहीं किया जा सकता? मैं हर टेंस में बता रहा हूं और आपका अटेंशन ड्रॉ करता हूं कि नहीं, हर टेंस में यह काम किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को अलग किया जा सकता है, लेकिन उसके ग्रामर पर भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ग्रामर वैसा नहीं होता। अब जैसे देखिए, शांट को कर देंगे तो शांट को अलग कर दिया। अब अगर आप ऐसा कर देते हैं कि शैल नॉट आई हैव बीन राइटिंग, तो ग्रामेटिकली वाक्य गलत हो जाएगा। जैसे शांट को अलग करिएगा शैल और नॉट में, तो उस टेंस का सब्जेक्ट उस दोनों के बीच आ जाएगा।
जैसे अब यहां देखिए, हम अलग करके आपको कह रहे हैं, तो शैल आ गया पहले और नॉट आएगा, क्योंकि शांत था। शैल नॉट हम एक साथ बोल नहीं सकते, तब हम क्या करेंगे, शैल आई नॉट हैव बीन राइटिंग, शैल वी नॉट हैव बीन राइटिंग, विल यू नॉट हैव बीन राइटिंग, विल यू नॉट हैव बीन राइटिंग, विल ही नॉट हैव बीन राइटिंग, विल सी नॉट हैव बीन राइटिंग, विल मोहन नॉट हैव बीन राइटिंग, विल दे नॉट हैव बीन राइटिंग। मतलब शैल नॉट और विल नॉट को अलग करते ही ग्रामर अपने में जो चेंज करता है, उस चेंज पर हमारी नजर होनी चाहिए। वो ये करता है कि शैल नॉट जब अलग करेंगे तो निश्चित रूप से उस स्ट्रक्चर में उस टेंस का, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट बीच में आना चाहिए, जो करके मैंने आपको बताया है। शुरू से आखिर तक सब में मैंने ये चर्चाएं की हैं, इसलिए कि टेंस खत्म होते होते ये प्रॉब्लम सदा के लिए खत्म हो जाए आपका, चूंकि ये कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम है जो हमेशा कंफ्यूज करता रहता है स्टूडेंट को। ये हो गया। अब देखिए, शांत आई हैव बीन राइटिंग, क्या मैं नहीं लिखता रहा हूँगा, क्या हम लोग नहीं लिखते रहे होंगे, इसकी हिंदी होगी वैसे ही, क्या तुम नहीं लिखते रहे होगे, क्या वह नहीं लिखता रहा होगा, कि क्या वे लोग नहीं लिखते रहे होंगे। अब इसके बाद WH वर्ड के साथ भी एक स्ट्रक्चर इसका आप बना सकते हैं, जैसे why shall I have been writing, why shall we have been writing, why will you have been writing, why will you have been writing, why will he have been writing, why will she have been writing, why will Mohan have been writing, and why will they have been writing। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर हो गया, ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव विद WH। मैं क्यों लिखता रहा हूँगा, हम लोग क्यों लिखते रहे होंगे, तुम क्यों लिखते रहे होगे, वह क्यों लिखता रहा होगा, वह क्यों लिखती रही होगी, मोहन क्यों लिखता रहा होगा, वे लोग क्यों लिखते रहे होंगे, हिंदी होगी इसकी। अब इसके बाद एक आखिरी स्ट्रक्चर है, उसको देखिए, वो क्या है, WH के साथ, मतलब नेगेटिव इंट्रोगेटिव विद WH वर्ड शुरू में होगा, लेकिन फॉर्म हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव का है। वो देखिए, why shan't I have been writing, why shan't we have been writing, why won't you have been writing, why won't you have been writing, why won't he have been writing, why won't she have been writing, why won't Mohan have been writing, and why won't they have been writing। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के साथ हम लोगों ने, और इसकी भी, मैं क्यों नहीं लिखता रहा हूँगा, हम लोग क्यों नहीं लिखते रहे होंगे, तुम क्यों नहीं लिखते रहे होगे, वह क्यों नहीं लिखता रहा होगा, मोहन क्यों नहीं लिखता रहा होगा, वे लोग क्यों नहीं लिखते रहे होंगे। इस तरह से हम लोगों ने हिंदी में भी इस बात की चर्चा की। तो हिंदी इंग्लिश के साथ 6 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने स्ट्रक्चर को, यानी ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस को या सेंटेंस पैटर्न को क्लियर किया। और इसको करने के बाद एक आखिरी जो हेड है वो बचता है हमारा एग्जाम्पल्स में हम इसी नॉलेज को, इसी ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन को मैं एग्जाम्पल में रख के उसमें भी प्रयोग में ये कर रहा हूं कि कुछ वाक्य में दे रहा हूं सिंपल सेंटेंस का, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा, और फिर दे रहा हूं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें कम से कम 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब होंगे। इस तरह से हम आपको बताते चल रहे हैं, यहाँ भी उसकी चर्चा करना लाजमी है। ये आखिरी ये टेंस है हमारा, उसमें भी अब देखिए सेंटेंस हो रहा है कि क्या तुम बोलते, चूंकि हमें स्पीक वर्ब से ही कोशिश हमने की है कि इसी स्पीक वर्ब से ही सारा एग्जाम्पल चर्चा मिलाएं, तो उसको देखिए, क्या तुम बोलते रहे होगे, विल यू हैव बीन स्पीकिंग, तुम क्या बोलते रहे होगे, व्हाट विल यू हैव बीन स्पीकिंग, तुम कहां बोलते रहे होगे, वेयर विल यू हैव बीन स्पीकिंग। अब 1-2 मैंने लिया, अब व्हाई, हाउ, है ना, जितने WH वर्ड हैं आपके उसके साथ यही स्ट्रक्चर, फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं होगा। आप वाई के साथ करें, वेयर के साथ करें, हाउ के साथ करें, है ना, इस तरह से होगा। तो फिर ये है, तुम क्यों बोलते रहे होगे, व्हाई विल यू हैव बीन स्पीकिंग। तुम किसके विषय में बोलते रहे होगे, अबाउट होम विल यू हैव बीन स्पीकिंग। तुम किसके खिलाफ बोलते रहे होगे, अगेंस्ट होम विल यू हैव बीन स्पीकिंग। मैं जानता हूं, यहां से कॉम्प्लेक्स शुरू कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि तुम क्या बोलते रहे होगे, आई नो व्हाट यू विल हैव बीन स्पीकिंग। और मैं नहीं जानता हूं कि तुम क्यों बोलते रहे होगे, तो आई डोंट नो व्हाई यू विल हैव बीन स्पीकिंग। कॉम्प्लेक्स 2 वाक्य हो गया। इसके बाद फिर हम कॉम्प्लेक्स में ही इसके आगे की कड़ी में कुछ सेंटेंसेस और ले लें। जैसे देखिए कि क्या तुम जानते हो
कि मैं, क्या तुम जानते हो कि मैं उसके विषय में बोलता रहा हूंगा? क्या तुम जानते हो कि मैं उसके विषय में बोलता रहा हूंगा? तो डू यू नो दैट आई शैल हैव बीन स्पीकिंग। अब यहां हम दैट का प्रयोग अभी नहीं करेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि अभी हम दैट का प्रयोग आगे आपको बता रहे हैं। यहां हम ये कहना चाहते हैं कि क्या तुम जानते हो